एक्चुअली वो माइक ऑन था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ एक्चुअली। थैंक्स, जस्ट चिल। कल हम लोगों ने जो देखा था, लास्ट टाइम हम लोग का जो लेक्चर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स और मेजरमेंट का जो लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज पैरेलल मेथड, हाउ टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक्स है इसको कवर करने के लिए पहले मैंने कल वाला जो टॉपिक है हमारा, ओके, कल वाला टॉपिक हम लोग का था फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब कल वाला मतलब लास्ट लेक्चर जो हमने फिजिक्स का किया था उसके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, तो कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है इसमें से। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब हम लोग का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर है, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट है। राइट, तो अब हमारे पास क्या है, वोल्ट एक ऐसा है जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी और पर डिपेंड होता है, तो इट इज डेराइव्ड यूनिट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो जो हमने लास्ट टाइम किया था यानी लेक्चर नंबर 1 में, उसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन रखा था यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन था आपको रिवीजन के तौर पे ही था कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा फर्स्ट लेक्चर, अगर आप लोगों ने मिस किया हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक पे क्लिक कीजिए, और जो पहला वाला वीडियो है वो आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर जो मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, पैरेलल मेथड को लेकर जो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन पैरेलल मेथड को लेकर, लेकिन उसके पहले ये जो हम लोगों ने किया हुआ आज का जो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे पैरेलल मेथड को लेकर है। लेकिन पैरेलल मेथड होता क्या है, लेंथ की बात करें हम लोग 1 by 1 जाने वाले हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो भी है, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सबको कैसे मेजर किया जाए। अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट क्या है। स्कूल में जब हम लोग लेंथ मेजर करते तो हमारे पास होता था रूलर, राइट। अगर हम लोग किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं, शिवम, ओके, थैंक यू शिवम। अगर हम लोग किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं तो वहां पे मेजर करने के लिए हमारे पास होते हैं मीटर स्केल। आपने देखा रहेगा कपड़े को अगर मेजर करना रहेगा तो या तो उसके पास 1 मीटर की बड़ी 1 मीटर वाली स्केल रॉड होती है जिससे वो क्या करता है, कपड़े को मेजर करता है, ठीक है। या फिर उसके बाद डेस्क होगा, वो डेस्क को क्या करेगा, पकड़ के मेजर कर लेगा। ये हो गया। अगर उससे भी बड़ा घर में अगर प्लाई का काम चल रहा है कहीं पे, तो उसमें अगर मेजर करना है तो आपके पास होता है मेजर टेप, ठीक है। तो ये मेजर टेप। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, यहाँ पे रूलर को सेंटीमीटर हो सकता है 25 सेंटीमीटर तक, मीटर में 1 मीटर मेजर होगा, मेजर टेप में 3.5 मीटर तक, या उससे ज्यादा 5 मीटर तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना ही होता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर यूनिट का यूज करते हैं, राइट। तो ये सारा यूनिट्स है। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटीज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट्स है, डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिट्स बदलता जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर हो गया, और भी ज्यादा रहेगा, दो सिटीज के बीच के रहेगा तो फिर और हो जाएगा, यानी 10 के समथिंग पावर, 10⁻², 10⁻20 ऐसे सब हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्लैनेट से लेके अगर मुझे किसी स्टार, अर्थ से लेके स्टार का या प्लैनेट का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, तो उसको करने के लिए हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मेथड। तो अब ये क्या है, लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ सोलर स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद अ मीटर स्केल, सो एज पैरेलल मेथड इज यूज्ड फॉर इट। तो हम लोग पैरेलल मेथड का यूज करने वाले हैं। तो ये पैरेलल मेथड होता क्या है, पैरेलल मेथड में क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एक एक्टिविटी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक्टिविटी क्या है हम लोग का पैरेलल मेथड में, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हाथ है दोनों भी हाथों को बांध के ऐसे आगे कर लेंगे, और एक बार
क्या करेंगे, लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से ऑब्जर्व करेंगे और फिर दूसरी बार राइट आईज को क्लोज करके लेफ्ट आई से ऑब्जर्व करेंगे। तो उसमें होगा क्या, अगर आपने एक्टिविटी अच्छे से की होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथों के पीछे का जो एरिया है, जो भी पोजीशन होगी वो एक बार लेफ्ट में थोड़ी ज्यादा होगी, एक बार राइट में थोड़ी ज्यादा होगी, यानी दोनों ही केस में पीछे का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे हमारे हाथों को तो पीछे, हाथों के पीछे का जो पोजीशन है, लेफ्ट आई से जो पोजीशन होगी वो अलग होगी, राइट आई से जो पोजीशन होगी दोनों अलग होगी। ठीक है, आपको मेरी तरफ ध्यान देना है। फिर से एक बार मैंने क्या किया, मेरे दोनों हाथों को बांध दिया और अपने आंखों के सामने रख दिया। जैसे आंखों के सामने रखेंगे, लेफ्ट आई से देखेंगे तो हाथ के पीछे कुछ और नजर आएगा और राइट आई से देखेंगे तो हाथ के पीछे का जो पोजीशन है वो कुछ और होगा। तो ये होता हम लोग का पैरेलैक्स मेथड, जिसमें पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन पोजीशन जो चेंज हो जा रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि पहले यहां से ऑब्जर्व किया तो उसका जो पोजीशन है और बाद में यहां से ऑब्जर्व किया, दोनों के बीच का एक एंगल अगर मैं बनाता हूं, सपोज वो जो एंगल है थीटा है और यहाँ पे जो एंगल डिस्टेंस है वो कितना, सपोज स्मॉल डी, अगर ये मुझे पता है तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है प्लैनेट का कैपिटल डी, अगर मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, कैपिटल डी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा स्मॉल डी अपॉन थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो डिस्टेंस ये है और ये हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, सेम चीज ये इस तरह से मैं नेक्स्ट बताता हूं। अगर इसी का यूज करके मैं किसी प्लैनेट का साइज, किसी प्लैनेट का डायमीटर, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो बच्चे आगे जाके रिसर्च में जाने वाले रहेंगे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मेरा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के एक पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व किया किसी स्टार को और बी पॉइंट से भी मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी होगा, हमको डी अगर मुझे फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। सेम चीज, तो इससे क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस मिल जाएगा। एक बार डिस्टेंस अगर हमारे पास मिल गया तो डिस्टेंस मिलने के बाद हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्टार का, किसी भी प्लैनेट का डायमीटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसका डायमीटर आने के बाद बाकी सारी चीजें भी हो जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर, डिस्टेंस ये मिलेगा। तो जैसे डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ से अर्थ है, एक ही पॉइंट, अर्थ के एक ही पॉइंट से किसी प्लैनेट के डायमेट्रिकल अपोजिट वाले दो पॉइंट जो है, डायमीटर के दो एंड पॉइंट है, उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका जो भी एंगल होगा, सपोज अल्फा है, डिस्टेंस हमको पता है, एक बार डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है प्रीवियस मेथड से। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम लोग यूज कर लेंगे फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करेंगे एंगल मेजर। ठीक है, और इसका यूज करके हम लोग स्मॉल डी यानी डायमीटर, और डायमीटर एक बार मिल गया, ठीक है, तो डायमीटर का यूज करके हम लोग उसका साइज जो भी रहेगा यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्लैनेट का साइज फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्टार का साइज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये समझ में आया रहेगा कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा, कॉन्सेप्ट बहुत वजन वाला है, लेकिन इसको अगर समझेंगे तो कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये था लेंथ यानी डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका। ठीक है, किसी प्लैनेट को कैसे मेजर किया जाए, उसको कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं कि स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास पहले हम लोग यूज करते थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 10th स्टैंडर्ड में वॉच रिपेयर्स आर यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो वॉच रिपेयर करना होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो उसको उतने पार्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन अब हम लोग और भी छोटे पार्ट में, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना है, तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब हम लोग वॉच रिपेयर को देखे होंगे तो वहां पे अगर आपको देखने मिलेगा तो मिल जाएगा आपको वहां पर। लेकिन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज ये होता है कि इसका मैंने इमेज यहाँ पर रखा है, ये है वर्नियर कैलिपर ऊपर वाला और नीचे वाला जो है स्क्रू गेज। यानी किसी मेटल की थिकनेस अगर आपको फाइंड करनी है, स्केल की थिकनेस अगर फाइंड करनी है,
तो हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को। स्क्रू जैसे कि नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, अगर उसका थिकनेस अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग यूज करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को फाइंड करना होता है, ठीक है। ये दो एपरेटस हमारे पास है जो नेल की थिकनेस या मेटल की थिकनेस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एटम का साइज, मॉलिक्यूल का साइज यूज फाइंड करने के लिए ये दो एपरेटस यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट्स शिवम, हाय शिवम, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो एपरेटस है एनफ नहीं होंगे तो एटम और मॉलिक्यूल का जो साइज है, उनका रेडियस है, उसको फाइंड करने के लिए एक नया माइक्रोस्कोप है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो साइज ऑफ एटम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं या मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस के लिए इक्विपमेंट, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जो लार्ज डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यूनिट क्या होगा, किलोमीटर से तो काम चलेगा नहीं वहां पे, ठीक है। तो यहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, पहाड़ी रामू, हाय हाय, चलिए ठीक है। तो यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है सबको। और 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पार्सेक यानी 1 पीसी लिखा हुआ है 3.08 इंटू 10⁻16, दैट इज 3.26 लाइट ईयर। तो दैट इज द रिलेशन, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये है क्या, ये सब हम लोग का लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसी तरह ये भी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक, इनका वैल्यू आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस, इट डू नॉट हैव टू टेक एनीथिंग फॉर द ईयर या फिर लाइट, अलग अलग इसमें कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस है वो, ठीक है। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन, सन का जो सेंटर है वो और अर्थ का जो सेंटर है, राइट। तो ये हम लोग का यूज। और पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर, यानी ये सपोज बात करते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एंगल बना रहा है 1 सेकेंड का, तो 1 पार्सेक हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है, राइट। और इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर कितना होगा, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, इसकी जरूरत नहीं फिलहाल, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि 1 AU क्या है, लाइट ईयर क्या है, पार्सेक क्या है। आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, लेंथ के बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ मास, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का है, मास का है, डिस्टेंस का है, ल्यूमिनोसिटी किसका है। जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है कि सबको ये आंसर आता रहेगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं प्लीज इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर इसका, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, यस, डिस्टेंस, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो लाइट ईयर, राइट। तो चलो अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ आप लोग इसको देखोगे तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे कन्वर्जन जो हमने मैथ्स में किया था वो कन्वर्जन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 1 डिग्री 54 मिनट है एंगल सब्सटेंडेड करके लेके, तो उसको कन्वर्ट किया हुआ है रेडियन में, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द अर्थ, जैसे कि मैंने बताया था कि डायमीटर का मुझे फाइंड करना है, तो डिस्टेंस जो है हमने किया था कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो स्मॉल डी हमारे पास डायमीटर ऑफ द अर्थ, स्मॉल डी अगर मुझे फाइंड करना है तो कैपिटल डी इंटू स्मॉल थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है यहाँ पे, राइट।
तो मुझे लगता है कि ये वाला आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा वापस से। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। चलो अब आते हैं हम लोग की मेजरमेंट ऑफ मास। यस, डिस्टेंस रामू, ओके। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ, थैंक यू रामू। मुझे लगता है आपका नाम कुछ और होगा, आप अपना नाम बता दोगे तो अच्छा है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास। यूनिट होता है हम लोग का मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, लेकिन अगर मैं बात करूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करना तो वहां पे किलोग्राम जो रहेगा वो इनकन्वीनियंट होगा। तो हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में याद होगा डेल्टॉन, 1 एटॉमिक मास यूनिट याद होगा। 1 डेल्टॉन जो होता है, अगर याद नहीं है तो आप उसको भूल जाओ चलेगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.660540 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻27 है। ठीक है, तो 10⁻, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 ओके इंटू 10⁻⁻27। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ओके चलेगा। पहाड़ी रामू, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्डिंग। ओके, चलो लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। तो ये हम लोग का 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, मतलब कैसे मेजरमेंट ऑफ मास को मेजर करने के लिए सिंपल सा है कि किलोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग किलोग्राम का यूज करेंगे एटम और मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एटॉमिक मास का। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। चलो अब आते हैं हम लोग मास के बाद हमारे पास है टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हमको पता है कि सेकेंड्स होता है सबसे छोटा यूनिट, उसके बाद आता है मिनट, उसके बाद आर। लेकिन अगर ईयर्स की बात करें, मेनी ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ 1 मीन सोलर डे वाज कंसिडर एज रेफरेंस, बहुत सारे सालों के लिए। अ मीन सोलर डे इज एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 नून टू द नेक्स्ट नून, एक नून से लेके दूसरे। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज टेकन एज 24 आवर्स। ओके, डे की बात करेंगे और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये सब बेसिक चीजें जो आपको पता है। ठीक है, ईच मिनट 60 सेकेंड्स। मीन सोलर डे में कितना हो गया, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 24 इंटू 60 इंटू 60, 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, यानी एक सेकेंड मतलब क्या होता है, 1/86,400 ऑफ मीन सोलर डे, राइट, एक दिन। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आया कि पहले हमने लेंथ का कैसे मेजर करना वो देखा, फिर हमारे पास मास का कैसे हुआ, टाइम का कैसे हुआ। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास डिग्री सेल्सियस है या डिग्री केल्विन, दोनों में से कोई एक हम लोग यूज करते हैं हम लोग का यूनिट के तौर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, ओके, नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है ये सब जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उसको मेजर कैसे किया जाता है ये सब। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जितने भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है उससे हमको मिलेगा उसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। तो डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशंस आर द, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, सिर्फ लेंथ की, तो लेंथ का जो डायमेंशन है, ओके, यस रामू, एक्चुअली दो मेरे सब्जेक्ट्स है मैथ्स और फिजिक्स को लेकर। ठीक है, तो जो भी टाइम रहता है वो अपडेट कर देता हूँ। ओके, डेली जब भी लेक्चर होगा इवनिंग 7 को ही होता है हम लोगों का। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स, आपका जो मैथ्स है 11th का और फिजिक्स पूरा आपका मैं कवर करूंगा। ठीक है, और वीक में ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हम लोग लेंगे उसको। ठीक है, और आपको ऐसा अगर लगता है कि लेक्चर
तो अगर इतना कम लूंगा तो पोर्शन खत्म नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पोर्शन खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका पोर्शन आपके एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि जितना भी पोर्शन आप लोग के बुक में है वो पूरा खत्म हो, ठीक है। तो प्लीज अगर आप मैं तो डेली ही ट्राई करूंगा कि डेली रहूंगा शाम को 7 बजे, ठीक है। ऑलमोस्ट जब भी हमारा नेटवर्क सही रहेगा, हम लोग जब भी फिजिबल रहेंगे, लेक्चर तो डेली 7 बजे है। और आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि डेली शाम को 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है और ना ही आगे मैं कोई चार्ज करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप जुड़े रहो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, तो स्टार्ट करता हूँ मैं डायमेंशन को लेकर। ओके, अभी आपका एग्जाम होने वाला है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया बेटा तो मैं ये टॉपिक कैसे खत्म करूँ बताओ, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है पहले वो तो खत्म करूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम को लेकर कोई डाउट होगा तो आप बता देना, मैं आपको पर्सनली जो भी रहेगा आपका एक लेक्चर ले लूंगा, पर्सनली जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा डाउट्स, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे ये खत्म करने दो। हाँ, तो डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि लेंथ की बात करता हूँ, तो ये जो लेंथ होगा उसका लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, आर द पावर्स। डायमेंशन क्या होता है, ओके। तो पावर क्या होता है, पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट, इसका फंडामेंटल यूनिट जो भी हम लोग का है, ओके, उसको सिंबल क्या हम लोग का लेंथ, ठीक है, मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर लेंथ है तो लेंथ का जो है पावर कितना है, सिर्फ 1, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया लेंथ का सिर्फ एल यानी पावर क्या इसका 1। अगर मैं बात करूं मास, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग का m1, राइट। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, टाइम, टेम्परेचर, बाकी सब का भी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी का दिया नहीं मैंने, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक टाइप का क्या है, ये लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक टाइप का लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या आएगा इसका, लेंथ, सिर्फ लेंथ, ठीक है। और टाइम का क्या आएगा, सिर्फ t, ठीक है। तो डायमेंशन अब क्या बन गया हम लोग का, डायमेंशन क्या बन गया इसका, L1 और t-1, ठीक है। समझ में आया, यस, वेरी गुड शिवम। तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये आ गया। तो जनरली हमको जब डायमेंशन लिखना होता है तो हम लोग L यानी लेंथ, मास और हम लोग का जो टाइम, T फॉर टाइम, ये हम लोग 3 यूज करते हैं, ठीक है। जनरली क्योंकि बेसिकली जितने भी हमारी क्वांटिटीज है वो इन तीनों पे डिपेंड, लेंथ, मास और टेम्परेचर, ठीक है। जो ऑलमोस्ट होगा करंट कहीं पे होगा तो करंट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट बेसिकली हम लोग ये तीनों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा L और T, तो मैं इसको अब यहाँ पे M भी इंट्रोड्यूस करना है जब डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जब मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की जब डायमेंशन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हमको पता है कि L और M हमारे पास नहीं है तो उसको 0 कर दूंगा क्योंकि मास है ही नहीं वहां पर, और हमारे पास टाइम आ जाएगा -1। ओके, थैंक यू शिवम। ओके, यस, आपका जो आंसर है टाइम, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। लेकिन टी का जो है थोड़ा सा, यस, बताता हूं मैं, पावर का भी डायमेंशन बताता हूं आपको मैं, सबका डायमेंशन थोड़ा सा मैं जाता हूं। ओके, वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, पावर का डायमेंशन भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर लूं मैं। देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया हमारे पास
अब यहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट लिया है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द गिवन डिस्टेंस। ठीक है, गिवन डिस्टेंस के लिए क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए वेलोसिटी का ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, दैट इज एल इंटू टी रेज टू -1, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। अब अपॉन में डिस्टेंस यानी लेंथ ही है, तो ये एल रेज टू एल क्या हो जाएगा? कैंसिल, सिर्फ बचेगा टी रेज टू -1। ठीक है, तो L0 M0 T -1 दैट इज द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज क्या होता है हम लोग का? करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम यानी करंट तो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी हम लोग का है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट इज द स्लोप। मैं बात करता हूं, स्लोप की बात करते हैं, ओके। फॉल कितना होगा? ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब फॉल इन वेलोसिटी। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है, ओके, नीचे से जाओ, ठीक है, पीछे उठो, इधर से जाओ ना। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? जो भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं या फॉल कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ग्रेडियंट मतलब एक तरह से स्लोप बोल सकते हैं या फॉल बोल सकते हैं हम लोग। दो पॉइंट के बीच का क्या ग्रेडियंट होगा या क्या फॉल होगा, क्या स्लोप होगा, उसके बारे में। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ग्रेडियंट मतलब फॉल, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, स्लोप की बात करता हूं, मैं यहाँ पे काम करता हूं, आपको बता ही देता हूं कि क्या है स्लोप। ठीक है, स्लोप हमने पढ़ा है, स्लोप आपने पढ़ा, ठीक है, स्लोप आपने पढ़ा है। मुझे लगता है कि स्लोप हमने पढ़ा है, याद रहेगा। 10th में तो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया है, बट फिर भी अगर पढ़ा हुआ तो ये, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, राइट। ठीक है, स्लोप। तो ये जो स्लोप होता है इसी को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं ग्रेडियंट। यस बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, नीट, JEE, CET इन सभी के लिए होगा। ठीक है, तो आप ये इसको फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें तो हर जगह पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप शिवम, ये आपके लिए था। ठीक है, ग्रेडियंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा अभी क्या है। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ आगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट मेरे पास डायमेंशन था, किसका? चार्ज का। तो चार्ज का मैंने बता दिया। अब आपको मुझसे क्या चाहिए था? पावर। ठीक है, अब मैं आता हूँ पावर पे। तो जो पावर है मेरे पास, पावर का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताएंगे? यस, मुझे पहले पावर का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं पावर पे आता हूँ सबसे पहले। इसमें और भी है मेरे पास, लेकिन मैं सबसे पहले पावर पे आता हूँ। पावर का फॉर्मूला हम लोग का होता है, यस आप बेटा कर सकते हो शिवम। आप नीट, आप बोलोगे फिजिक्स, मैथ्स मेरा एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में आपका आई थिंक JEE हो या नीट हो या CET हो, फिजिक्स का जितना भी रिक्वायरमेंट होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि सब उस तरीके से खत्म हो। ठीक है, तो आप अगर मेरा पहला लेक्चर देखोगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैंने बेसिक किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स का। ठीक है, चलो तो अब मैं आता हूं पावर। पावर मतलब हम लोग का क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो जो वर्क डन है, वर्क, तो वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो वर्क का जो यूनिट है हम लोग क्या लेंगे इसको? जनरली हम लोग का जो वर्क होता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब जो वर्क होगा उसका अगर मुझे चाहिए डायमेंशन, तो मुझे लिखना पड़ेगा मास का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट का। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं W यानी वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो ठीक है। अब मास, इसका जो डायमेंशन अगर मुझे लिखना है डायमेंशन, ओके, अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन ऑफ W यानी डायमेंशन
ऑफ W, ठीक है, यानी वर्क। तो उसके लिए मुझे हर एक का डायमेंशन चाहिए। तो डायमेंशन अगर मैं बात करूं मास की, मास का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, मास का डायमेंशन हमारे पास क्या है, m, ठीक है, m⁻⁴ ये हो गया मास का, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर यानी लेंथ है, और पर सेकेंड यानी t⁻², ठीक है, इनटू s यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन क्या है, l। तो ये हम लोग का डायमेंशन बन जाएगा l। तो टोटल हम लोग का डायमेंशन क्या हो गया, ओके, टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा फिर हम लोग का, अगर आप लोग चेक करेंगे तो l हमारे पास 2, m1 और t-2, ठीक है, ये W का है, वर्क का है। अब मुझे पावर का चाहिए, कहाँ गए हो कि नहीं आप, शिवम आपने शायद पूछा था कि पावर का क्या है, यस पावर, पावर का जो डायमेंशन है हमारे पास L2 M1 T-2, ये आ गया मेरा वर्क का, अपॉन T यानी टाइम, टाइम का क्या होगा T⁻⁴, राइट। तो यहाँ पे एक ऊपर से T क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हो जाएगा हमारे पास पावर का L2 M1 और T-3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट है L2 M1 T-2, शिवम आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्लियरली। और मुझे लगता है कि पावर का यूनिट अगर आपको सही से इसका आंसर मिल गया तो आप प्लीज ओके मुझे थम्स अप भेज सकते हो एक, ठीक है, एक लाइक भेज सकते हो कि मुझे हाँ समझ में आ गया। ठीक है, और बाकी जो भी लोग हैं प्लीज अगर आपको पावर का समझ में आ गया रहेगा तो प्लीज बता दो, ठीक है। शिवम, यस आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि डायमेंशन, तो डायमेंशन आपको किस तरह से फाइंड करना है, डायमेंशन होता क्या है, मैं उस पर आता हूँ, फिर से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, आपको ये बाहर ही रखना है। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल, ओके, ये पावर होते हैं, कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड, यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे जो भी होंगे, ओके, उसको पावर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसके लिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दे दो थोड़ा सा। तो डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ और टाइम का होता है T1 L1 T1, यानी T1 जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, इसके लिए इसका डायमेंशन होता है L1 इंटू T⁻⁻1। तो डायमेंशन में हमेशा हम लोग L, M और T ये तीनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए L1 T रहेगा, लेकिन M अगर नहीं है तो उसका हो जाएगा 0। तो इसके लिए हमने ये लिखा, ठीक है। अब जिस तरह से हमने पावर का देखा, मैं बता देता हूँ। पावर सबसे पहले होता है हम लोग का वर्क डन अपॉन टाइम, बट वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मुझे जो वर्क है उसके लिए मैं लिखूंगा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का जो डायमेंशन है वो लिखा हमने m, राइट। मास का जो डायमेंशन है वो लिखा हमने m, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ और सेकेंड स्क्वायर यानी T⁻², राइट। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग का है, इसका यूनिट क्या है L। तो ये हो जाएगा L2 M1 T-2, ठीक है। अब यहाँ पे L2 M1 T-2 लिखा। पावर क्या होता है T वर्क डन अपॉन टाइम, तो टाइम का हमने लिखा T और ये वर्क डन, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, T ऊपर जाएगा -3। तो ये हो गया हम लोग का पावर का डायमेंशन। इसी तरह से अगर आप लोग ट्राई करोगे तो बाकी बहुत सारे चीजें हैं जिसका आपको मिल सकता है डायमेंशन। एरिया, एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया का मिल जाएगा, वॉल्यूम का मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक डेंसिटी का मिल सकता है, एनर्जी का मिल सकता है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे
तो बाकी सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको ट्राई करना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा एक टेबल है बुक में ऑलरेडी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इसका डायमेंशन हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने बताया। मोमेंटम का हर एक का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंटम का क्या है, फोर्स का क्या है, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, एफ इंटू टी, फोर्स इंटू जो टाइम होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, इन सब का आपको फॉर्मूले के साथ उसका डायमेंशन याद करना है, बाहर करना है। ठीक है, अगर आपको बाहर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें थी। अब ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, जो भी डायमेंशन एनालिसिस, इसका हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर L1 M1 T-2। जो क्वेश्चन है L1 M1 T-2, ये है क्वेश्चन। इस डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसका हो सकता है ये, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क। यस, अगर आप लोग आंसर दे सकते हो तो प्लीज इसका आंसर दे दो फटाफट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क। अगर आप लोग मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। L1 M1 T-2, L1 M1 T-2। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। तो अगर अभी हमने कैलकुलेट किया है L1 M1 T-2, अगर आपको समझ में आया है कि किस तरह से, यस, आपका जो आंसर है एक्सेलरेशन। ओके, लेट मी चेक विद एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हम लोग का, एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाता है। आपको अगर कंफ्यूजन है आपके आंसर में तो आप, यस, फोर्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया था फोर्स, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। यस, मास इंटू एक्सेलरेशन की बात करेंगे सिर्फ ये L1 M1 T-2, यही है हम लोग का फोर्स का। तो L1 M1 T-2 हम लोग का क्वेश्चन भी यही है, L1 M1 T-2। वेरी गुड शिवम। ओके, थोड़ा सा हुए थे, कोई बात नहीं, चलो होता है। एक्सेलरेशन इज नॉट करेक्ट बट फोर्स इज द करेक्ट, कोई बात नहीं। चलो अभी हम लोग लर्निंग फेज में है। ओके, गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ। किसका, काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो एनर्जी के बराबर होगी, एनर्जी के बराबर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, प्रेशर, इसमें से कौन सी क्वांटिटी होगी जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यस, आप बता सकते हो इसका आंसर जल्दी से। कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, प्रेशर है। यस, हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी और किससे रिलेटेड होती है, अगर आपका बेसिक क्लियर है 9th और 10th से लेकर, तो आपको सब पता होगा कि जिसका यूनिट सेम होगा, किसी का यूनिट सेम है। एनर्जी का यूनिट होता है हम लोग का क्या, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, वो भी जूल। जिसका यूनिट सेम है उनका डायमेंशन भी सेम होगा। यस यस, तो इसका क्या है, वर्क। इसका जो आंसर है वर्क। अगर आपने किया रहेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्यों, जिसका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो जो डायमेंशन एनालिसिस है उसमें जो यूज है, क्या यूज है हम लोग का, सबसे पहले तो चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए हमको देखना है कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है। ठीक है, किसी भी डायमेंशन एनालिसिस को यूज करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए जो यूज है इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमारे पास है वो करेक्ट है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल में लेता हूं यहाँ पे। कंसीडर हम लोग का जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, इसके लिए हम लोग लेंगे डायमेंशन। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे
डायमेंशन ऑफ एस, यानी ये होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है। डायमेंशन ऑफ सुप्रिया तलवरे, वाई यू आर सेंडिंग मनी, क्यों चाहिए पैसे भाई आपको? पैसे देना है। क्यों पैसे देना है आपको? ओके, पहले मैं पढ़ा लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशन ऑफ एस है, एस यानी डिस्टेंस यानी लेंथ, उसका डायमेंशन हम लोग का होगा सिर्फ L1, राइट। अब आते हैं यूटी पे। डायमेंशन ऑफ u एंड t, u यानी हम लोग का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है हम लोग का, ठीक है। यस, शिवम को भेज दो, पता नहीं क्या है, ठीक है। u मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी इसका डायमेंशन क्या आएगा हम लोग का, L1 और t माइनस वन, L1 t माइनस वन, राइट। L1 t माइनस वन, और जो t है उसका डायमेंशन होता है हम लोग का T1। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का L1 t माइनस टू, राइट। ठीक है, तो u ये किसका आ गया, u और t, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर से बता देता हूं मैं इसको क्या इसका है, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है u t का, u और t, सबसे पहले मैं u इंटू टी हमारे पास है, u का जो यूनिट है वो है हम लोग का क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है, सॉरी टाइम की बात करते हैं, ये कैंसिल कट कर देते, डायरेक्टली कर लेते, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ मीटर बचा, मीटर का जो डायमेंशन है वो 1, तो L1, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ गया यूटी का वो भी क्या आ गया, L1, क्या आ गया, L1, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब डायमेंशन कांस्टेंट जो होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, बट हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जो ए है, ए मतलब क्या, ए इंटू टी स्क्वायर, हम लोग यूनिट से जाते हैं, ठीक है। ए का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम है उसका यूनिट होता है सेकेंड स्क्वायर, ये भी कट हो जाएगा, आ जाएगा m का जो डायमेंशन होता है वो होता है L1, राइट। तो इसका भी आ गया हमारे पास डायमेंशन L1। तो अब अगर हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में L1 है, राइट हैंड साइड में भी L1 ही आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ S आ गया ये, एंड डायमेंशन ऑफ, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ S is equal to, okay, dimension of ut plus dimension of at square। तो ये बताता है कि दोनों फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब जो फॉर्मूला हम लोग का दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर डायमेंशन सेम है, ओके, अगर डायमेंशन सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉर्मूला करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है। अगर आपका डायमेंशन सेम नहीं है मतलब फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन कभी दिया हुआ होगा उसका आंसर में आपका जो कभी कभी आता है फिलअप्स, ठीक है, उस फिलअप्स में ये आता है कि डायमेंशन चेक करो, ठीक है, जो यूनिट है वो बराबर है कि नहीं। तो आपको चेक करना है कि यूनिट जो है, यूनिट के हिसाब से हमारा डायमेंशन सेम है या नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मास है, ठीक है, मास का हम लोग को फाइंड करना है डायमेंशन, तो मास का जो डायमेंशन होगा ऑब्वियस है कि m1 ही है सिर्फ, ठीक है। अगर यूनिट में कुछ और दिया रहेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वहां पे m1 अगर नहीं होगा तो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको, कोई एक सम लेके, ऐसे शायद नहीं समझेगा, मैं सम लेके सॉल्व करूंगा, और सम है इसका मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल मैं इस पे फोकस रहता हूँ। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन चेक करने के लिए ये एक एग्जांपल लिया मैंने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जिसमें डायमेंशन ऑफ s, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन
और राइट हैंड साइड में जो दो हमारी क्वांटिटीज है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम हो गया, ये हमने फोकस किया। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि डायमेंशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायमेंशन का यूज कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, करेक्ट इक्वेशन है या नहीं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, चलो अब सेकेंड जो यूज है हम लोग का, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी यानी जो भी क्वांटिटीज एक साथ रिलेटेड है उनका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर मैंने किसी पेंडुलम को, ठीक है, सपोज, ध्यान से देखना, ये शायद समझे नहीं। ठीक है, सपोज पेंडुलम, कोई एक पेंडुलम है, या फिर पेंडुलम के बदले स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं, स्ट्रिंग शायद समझ में आए। ओके, अ सॉलिड इज टाइट at the end of a string। सपोज कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग यानी धागा, उसके एक एंड पे मैंने क्या किया, बांध दिया। ठीक है, एक सॉलिड को, जैसे कि ये स्ट्रिंग है मेरा, यहां से मैंने क्या किया, बांध दिया है कोई। ठीक है, और ये मेरा कोई एक सॉलिड है। ठीक है, यहां पे मैंने बांध दिया। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या होगा, कुछ तो उसका स्ट्रेस होगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे टेंशन, टेंशन फॉर टी। ठीक है, अब इसका जो लेंथ है, अ सॉलिड इज टाइट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ओके, ऑफ लेंथ एल, एल उसका लेंथ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहां पे एंड g is the acceleration due to gravity। ठीक है, g is acceleration due to gravity। अब मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन। ओके, तो हमको अगर पता है लेट, और लेट t is जो टेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, l और g। ये हमको पता नहीं इसका पावर में क्या होगा, बट यहाँ पे मैं लेता हूँ x और यहाँ पे मैं लेता हूँ y। ठीक है, x और y, ये हमको पता नहीं कि इसके पावर में क्या होगा। ठीक है, तो अब ये पावर हमको फाइंड करना। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए हम लोग लेते हैं k l रेज टू x और g रेज टू y। राइट, इतना क्लियर है। अब ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब का जो डायमेंशन है वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो टाइम, ये जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, टेंशन, ये जो है इसमें क्या होगा, तो ये जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इसका टाइम पीरियड, सॉरी ये t नहीं है, इसको है ना मैं t को टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग नहीं बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, टी फॉर में यहां पे लिख देता हूं, टाइम पीरियड मेरा है एल, हम लोग का लेंथ है, और जी हम लोग का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द रिलेशन, अब ये रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, यस बेटा, ये ग्रेविटेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे स्मॉल जी है। ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशन होता है कैपिटल जी, हम लोग स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास, हम लोग सिर्फ बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ग्रेविटेशन जब आएगा उसका आप न्यूटन्स लॉ का यूज करके कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हमने किया है जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग जी का फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो आप इसका यूज कर लो, आपको डायमेंशन मिल जाएगा जी का। ठीक है, अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, टाइम पीरियड एल और ये दोनों का फाइंड करता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ टी, अगर मैं बात करूँ डायमेंशन ऑफ टी, टी की बात करें टाइम पीरियड,
तो क्या होता है L0 M0 T1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ L की बात करेंगे, यानी सिर्फ लेंथ है, तो लेंथ में हम लोग का होगा सिर्फ L1 M0 और T0, राइट। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ G की बात करेंगे। डायमेंशन ऑफ G यानी कि हमारे पास ओके मीटर पर सेकेंड, G जो होता है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके यूनिट। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा हम लोग का, लेंथ होता है मेरा 1, m हम लोग का मास कुछ नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास है -2। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हो गया हम लोग का L1 m⁻0 और t⁻², राइट। अब इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे दोनों को। तो कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे L⁻0 m⁻0 t⁻1 ये एज इट इज इक्वल टू मैंने लिखा है k। ठीक है, और L का जो डायमेंशन है उसके बदले में लिखूंगा L1 m0 t0 और रेस टू क्या है मेरे पास x। ठीक है, और g हमारे पास है, ठीक है, g हमारे पास क्या है L1 m0 और t-2, राइट। जैसे कि मैंने पावर में यहाँ पे y लिखा है, अब ये y हर एक को दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे L⁻0 m⁻0 t⁻1, राइट। तो यहाँ पर ये k एज इट इज, x में दे देता हूँ, x अगर इसके साथ दूंगा l के साथ तो L⁻x होगा और यहाँ पे 1, तो ये पावर दोनों का ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है। m के पावर में दूंगा तो m⁻ क्या होगा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 × x 0 × y 0, t⁻, यहाँ पे 0 है यानी 0 और -2y t⁻⁻2y। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे पहले कंपेयर करूंगा तो L का पावर अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा x प्लस वाई, m का पावर की जरूरत नहीं लेकिन t का, तो x प्लस वाई पावर को कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 0 एंड 1 इक्वल टू हो जाएगा -2y। ठीक है, ये हो गया। यानी अगर यहाँ पे से हम लोग निकाले y, तो y जो होगा हम लोग का -1/2 ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ठीक है ना। तो y -1/2 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो x कितना आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, x कितना आ जाएगा हम लोग का, x आ जाएगा हम लोग का -1/2। ठीक है, x प्लस वाई, वाई मतलब -1/2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हाफ। तो अब मेरे पास जो x और y का वैल्यू आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको शायद पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर x और y का वैल्यू, अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पे x का और y का पावर पुट कर दो तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा k इंटू l रेज टू x, x मतलब क्या हमारे पास 1/2 और g रेज टू y, y मतलब -1/2, मतलब 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट में होगा, लेकिन उसके पहले मैं लिखता हूं k इंटू l रेज टू 1/2 और g रेज टू 1/2, तो ये दोनों भी क्या आ जाएगा k इंटू रूट में l/g, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू l रूट में l/g। लेकिन k जो है एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग देखें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऐसा पाया गया कि k का जो वैल्यू है, ओके, एक्सपेरिमेंटली जो k है उसका वैल्यू क्या है 2 पाई। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होगा दैट इज 2 पाई, टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 2 पाई
ओके, अंडर रूट L अपॉन जी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का रिलेशन। जैसे कि हमारे पास रिलेशन नहीं था टाइम पीरियड, ओके, समझा कि नहीं, टाइम पीरियड, लेंथ और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके अंदर रिलेशन नहीं था। तो रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया कहां से? डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का T इक्वल टू 2 इंटू L अपॉन जी, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड करने, स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और एक कर सकते हैं इसका यूज, लास्ट वन जो मैं आज बताने वाला हूं, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम। दो डिफरेंट सिस्टम में जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा होगा कि हमारा जो 1 जूल है, ओके, 1 जूल जो होता है वो कितना होता है? 10⁷ अर्ग, या जो 1 न्यूटन होता है ये 10⁵ डाइन। तो ये आता कैसे है, ये हम लोग फाइंड करेंगे आज। कन्वर्जन फैक्टर जूल से जब अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्यों आता है, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्यों आता है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि किसी को भी कंसिडर कि लेट, ओके, हम लोग कंसिडर करते हैं किसके लिए? फोर्स के लिए। ठीक है, तो फोर्स जो होता है हम लोग का, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, ओके, लेट्स फाइंड, एक मिनट, हैंड राइटिंग थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स फाइंड conversion factor. Okay, let's find conversion factor of units of force. ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स अगर मैं बात करूं, सिंस SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ओके, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या? न्यूटन। और CGS यूनिट हमारे पास क्या है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास है डाइन। तो न्यूटन और डाइन ये दो चीजें हमारे पास, लेकिन इनका कन्वर्जन, ओके, हमको पता नहीं क्या है। ठीक है, तो लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ डाइन, हमको पता नहीं कि कितना है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे डायमेंशन। सिंस डायमेंशन ऑफ n का जो डायमेंशन है, यानी फोर्स का जो डायमेंशन है, थोड़ी देर पहले हमने किया था, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हमारे पास? L1 M1 और T-2, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। ठीक है, तो ये आ गया। और x टाइम्स ऑफ डाइन, डाइन में भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो डाइन में भी हम लोग का क्या होगा? सेम। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर जो हम लोग का SI यूनिट है उसके लिए मैं लेता हूँ L1, उसके लिए जो होगा 1, ठीक है, M1 उसके लिए भी 1, T1-2, ये किसके लिए लिया मैंने? कैपिटल N के लिए। और ये जो कन्वर्जन फैक्टर है x एज इट इज डाइन, यानी ये CGS यूनिट वाला, उसके लिए L2 ले लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों तो सेम है। अगर मैं सिर्फ L लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं L1 और L2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो L2⁻1, ठीक है, M2⁻1 और T2⁻2। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं लेंथ का यूनिट SI यूनिट में क्या है? मीटर। ठीक है, ये पहले यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। देयरफॉर L1
अपॉन L2 रेज टू हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। फिर M1 अपॉन M2 रेज टू हो जाएगा मेरा 1, फिर T1 T2 रेज टू हो जाएगा -2, फिर ये हो गया मेरा x, राइट। अब जो कन्वर्जन फैक्टर है मेरे पास क्या है, L1 और L2 का, इनका जो कन्वर्जन फैक्टर लेंथ जो होगा हमारा, लेंथ SI यूनिट में मेजर क्या होता है, मीटर, और ये क्या होता है, सेंटीमीटर। मास का क्या होता है, किलोग्राम, ये क्या हम लोग का, ग्राम, ठीक है। ये क्या हम लोग का, T1 T2 सेकेंड्स, राइट। मतलब मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी यूनिट था MKS यूनिट और CGS यूनिट दोनों में लिख दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इट इज 10⁻², सेंटीमीटर, ठीक है। और अपॉन में भी सेंटीमीटर है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किलोग्राम क्या होता है, 10⁻3, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, ये भी ग्राम, राइट। उसके बाद S वाला तो हम लोग का कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, x जी कैंसिल हो गया ये, तो 10⁻² इंटू 10⁻3 यानी कितना आ गया, 10⁻5। तो देयरफॉर 1 न्यूटन जो हमने यहाँ पे लिखा है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो दैट इज द रिलेशन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं। ऐसे ही आप लोग ट्राई कर सकते हो, 1 जूल इक्वल टू 7⁻अर्थ। तो आप लोग का एक होमवर्क होगा, ओके, होमवर्क है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ होता है। ये कैसे होता है ये आपको फाइंड करना है, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है अभी देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी कल नहीं, संडे को हम लोग लेक्चर लेंगे, संडे को, ओके। हो सकता है रक्षाबंधन हो, आप लोग बिजी हो, लेकिन फिर भी मैं लेक्चर लूंगा, मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। तो अभी फिजिक्स के लिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, और हम लोग फिर से मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो।